बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पिछली वाली जो वीडियो थी जिसमें हमने क्लासिकल थ्योरी के थिंकर्स पढ़े थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हम पहले तो उस जो क्लासिकल थ्योरी हमने ख़त्म की प्रीवियस लेक्चर में उसका सबसे पहले हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। और क्योंकि मेन क्रिटिसिज्म हम हर्बर्ट साइमन का पढ़ते हैं, उसमें क्लासिकल थ्योरी का क्रिटिसिज्म हर्बर्ट साइमन देते हैं, बाकी थिंकर्स भी देते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी प्लस बाउंडेड रैशनैलिटी थ्योरी प्लस इनकी बुक्स जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, मतलब एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो अबाउट हर्बर्ट साइमन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। सो लेट्स बिगिन। क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी का क्रिटिसिज्म दो लोगों ने किया है, इन दो लोगों ने नहीं, काफ़ी लोगों ने किया है। एल्टन में हो या मतलब जितने भी बिहेवियरल थ्योरी के थिंकर है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी के थिंकर है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के थिंकर हैं, ये इन सभी ने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। तो लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है मार्च एंड साइमन के बारे में। जो मार्च भी एक ऑथर है और यहाँ पे साइमन यानी कि हर्बर्ट साइमन की बात हो रही है। इन्होंने क्लासिकल थ्योरी को मशीन मॉडल बोला था। तो इट्स अ पीवाई को की मशीन मॉडल किसने बोला था क्लासिकल थ्योरी को? तो मार्च एंड साइमन ने बोला था। और क्यों बोला था? क्योंकि उसमें उन्होंने बोला कि जो क्लासिकल थ्योरी है उसने ह्यूमन डायमेंशंस को इग्नोर किया था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन डायमेंशंस होते हैं उसको इग्नोर किया था। बस वो वर्कर्स को एज अ मशीन ट्रीट करते थे, वर्कर्स को बुलाते थे और जितना मर्जी काम करवाते थे। कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं होती थी, कोई ब्रेक नहीं देते थे उनको काम के बीच में, या फिर कोई उनको टी ब्रेक मिल जाए या फिर वो आपस में कलीग से बात कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एज अ मशीन ट्रीट किया जाता था। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म है क्लासिकल थ्योरी का। प्लस ये लाइन भी बहुत बार पूछी हुई है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या एजर्शन रीजनिंग में आ जाती है, या फिर कभी बस एक लाइन क्वेश्चन में आ जाएगा और 4 ऑप्शन आपको दे देगा कि ये जो लाइन है साइमन क्लासिकल थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये बोल के किसने किया है कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो एक प्रवर्ब है, मिथ है, स्लोगन है और एक पॉम्पियस इनिटीज है। तो ये जो लाइन है ये हमारे हर्बर्ट साइमन ने बोली थी, याद रखना। जैसे आप बोल सकते हो कि साइमन गो बैक। साइमन गो बैक क्या है? एक स्लोगन है। तो इस लाइन में क्या आ रहा है? स्लोगन। प्लस हम साइमन को जो इंडियंस थे वो बुरा मानते थे, इसलिए वो कहते थे साइमन गो बैक। तो वो एक, तो हम उससे रिलेटेड जितने भी बुरे वर्ड्स आते हैं वो प्रवर्ब मिथ ऐसे करके आप याद कर सकते हो। दिस लेड टू द राइज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियरल स्टडीज। तो ये क्लासिकल थ्योरी का क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हुआ कि क्लासिकल थ्योरी के क्रिटिसिज्म ने राइज दिया, मतलब क्लासिकल थ्योरी के क्रिटिसिज्म की वजह से ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आई और बिहेवियरल थ्योरी आई। ठीक है, और फिर हर्बर्ट साइमन अपनी डिसीजन मेकिंग थ्योरी भी लेकर आते हैं। अब एक और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं कि द डायनेमिक नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवर चेंजिंग सेटिंग इन विच इट फंक्शन इज नॉट गिवन एडुकेट अटेंशन बाय द क्लासिकल थ्योरिस्ट। तो जितने भी क्लासिकल थ्योरिस्ट हमने पढ़े पिछले लेक्चर में, टेलर, फेयोल, मुनी, एनरेली, गोलिक एंड अवेक, किसी ने भी डायनेमिक नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं स्टडी किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत डायनेमिक होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो उस पर किसी ने कुछ खास अटेंशन नहीं दी, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा, द क्लासिकल administrative science's most critical failure is its capacity to confront theory with evidence। तो सबसे मेजर क्रिटिसिज्म जो कि क्लासिकल थ्योरी का हुआ वो ये था कि उन्होंने थ्योरी को एविडेंस के साथ कन्फ्रंट नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब उन्होंने थ्योरी तो बना दी पर उसका कोई एविडेंस या प्रूफ के साथ वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। थर्ड, द प्रिंसिपल्स टेंड टू डिसॉल्व व्हेन पुट टू टेस्ट। ठीक है, और कोई भी जो क्लासिकल थ्योरी के जितने भी प्रिंसिपल्स थे, जब भी वो उनको टेस्ट किया जाता था तो वो सही प्रूव नहीं होते थे, मतलब वो टेस्ट जो था वो फेल हो जाता था या फिर वो पार्टली सही होता था और पार्टली वो गलत होता था, मतलब आधा सही और आधा गलत। तो हमेशा कोई भी हम क्लासिकल थ्योरी के थिंकर्स की अगर हम थ्योरी उठा के देखें और उसको टेस्ट करें रियल लाइफ में कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या सच्ची में वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे टेलर ने जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया और बाकी चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया और उससे उसने बोला कि इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी और एफिशिएंट होगा हमारा काम। पर क्या सच्ची में ऐसा होता है? तो रियल लाइफ में जब उन्होंने ये थ्योरी टेस्ट की तो वो टेस्ट जो था आधा सही था आधा गलत था या तो पूरा ही गलत था, क्योंकि हमेशा इसको ऑपरेट करने में, ऑपरेट यानी कि यहाँ पे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में ये थ्योरी असफल रही। फोर्थ क्रिटिसिज्म, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट द थ्योरीज टाइम एंड अगेन। और वो जो क्लासिकल थ्योरीज थी उसको हम बार बार टेस्ट नहीं कर सकते थे, इवन उसमें हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं उसमें एक कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है।
जो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी पढ़ते हैं, पर इसमें एज सच कोई कंट्रोल वेरिएबल नहीं था। देयरफॉर इट इज सेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द थ्योरीज टाइम एंड अगेन। ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिसिज्म हो गया थोड़ा सा, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट था, प्लस इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं स्पेशली फर्स्ट स्लाइड से। तो अब पढ़ते हैं हम हर्बर्ट साइमन से रिलेटेड। तो हर्बर्ट साइमन जो है वो फोरमोस्ट डिसीजन मेकिंग थियोरिस्ट माने जाते हैं। ये PYQ है 2017 का, कि हु वाज द फर्स्ट डिसीजन मेकिंग थ्योरिस्ट। या फर्स्ट बोल देगा या तो फोरमोस्ट बोल देगा, फोरमोस्ट भी होता है सबसे पहला। तो सबसे पहले जो डिसीजन मेकिंग जिन्होंने दी वो थे हर्बर्ट साइमन, इन्हीं को इसका क्रेडिट दिया जाता है। Secondly, he defined decision making as the optimum rational choice between alternative course of action. तो वो बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है सबसे अच्छा ऑप्टिमम रैशनल चॉइस है, जो कि हम ऑल्टरनेटिव्स के बीच में ले सकते हैं। जैसे हमारे पास 4-5 ऑल्टरनेटिव्स हैं, हम उसमें से भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, पर जो सबसे ऑप्टिमल रैशनल डिसीजन होगा उसको चूज करना ही डिसीजन मेकिंग है। और तो यहाँ पे जो ऑप्टिमम वर्ड यूज हुआ है कि यानी कि जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन के लिए वो बोलते थे कि कोई, वैसे उनको लगता था कि कोई भी डिसीजन हम प्योरली रैशनल होकर नहीं ले सकते। ठीक है, हमारी जो रैशनैलिटी है वो बाउंडेड होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। बस मैं इस लाइन का मतलब ये बता रही हूँ कि जो ऑप्टिमम मतलब कि आपके पास 4-5 डिसीजन लेने के लिए चॉइसेस है, आपके पास या तो A डिसीजन ले लो, या तो B, या तो C, या तो D। लेकिन आप हो सकता है कि सबसे रैशनल डिसीजन D हो, पर आपके अकॉर्डिंग सबसे फेवरेबल उस टाइम पे उस सिचुएशन में जो डिसीजन था वो A था, तो वो आप उसको A को आपने चूज किया, तो इसका मतलब क्या, ऑप्टिमम रैशनल चॉइस। आपका A डिसीजन जो था वो ऑप्टिमम रैशनल चॉइस था, हालांकि जो सबसे रैशनल डिसीजन था मान लो वो D था। लेकिन हमारे, क्योंकि हम रैशनली प्योर नहीं हो सकते, कभी भी हम पूरी तरीके से रैशनल चीज़ें नहीं ले सकते, तो हम अपने तरीके से चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं कि इस सर्कमस्टांसेस में अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मतलब A डिसीजन को B से कंपेयर करूं, C से, और C को D से, तो सबसे अच्छा मेरे लिए इस टाइम पे A डिसीजन होगा, तो वो ही क्या है, ऑप्टिमम रैशनल चॉइस है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप। देन बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स अराउंड डिसीजन मेकिंग। अब कोई भी, ये हर्बर्ट साइमन बोलते हैं, तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना वो असर्शन, रीजनिंग या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। तो अच्छे से समझना इसको कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स अराउंड डिसीजन मेकिंग। वो बोलते थे एडमिनिस्ट्रेशन में हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, हर चीज़ क्या है, डिसीजन मेकिंग के आसपास ही घूमती है। क्योंकि डिसीजन तो आपको हर चीज़ में लेना होता है, चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको चाहे छोटा डिसीजन हो या बड़ा, लेकिन हर एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है। अकॉर्डिंग टू साइमन, एवरी डिसीजन इज बेस्ड अपॉन 2 प्रेमाइसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर्बर्ट साइमन बोलते थे कि हर डिसीजन, जो भी कोई डिसीजन लेते हैं, वो 2 चीज़ों पे बेस्ड होता है, पहला फैक्ट, दूसरा वैल्यू। तो फैक्ट मतलब स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी, ठीक है, जो आपके सामने दिख रहा है, आप जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी सेंसेस से, वो क्या है, आपका फैक्ट। जो आपने देखा, जो आपके सामने चीज़ें दिख रही हैं आपको, वो आपके फैक्ट है, रियलिटी में जो है। वैल्यूज़ क्या हो गई, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस, कि अब आपके सामने 3-4 चीज़ें थी, आपने जिसको प्रेफरेंस दिया वो आपकी वैल्यू है, वो आपकी वैल्यू दर्शाता है। हो सकता है एक तरफ आपके, जैसे वैल्यूज़ क्या होती है, हम पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं। किसी के लिए ए जो है वो प्रेफरेंस हो सकता है, कोई भी चीज़ आप मान लो, किसी के लिए बी, यानी कि बी पॉइंट पे उसके पेरेंट्स हैं, तो किसी के लिए वो प्रेफरेंस हो सकते हैं। ए पॉइंट पे उसकी वाइफ है, तो किसी के लिए वाइफ प्रेफरेंस हो सकती है। तो ये क्या है, हमारी वैल्यूज़ है, ठीक है, तो वो प्रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं। तो कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, पहला वो तो जो हमारे सामने रियलिटी है उसी में से चूज करना है, प्लस वैल्यू के बेसिस पे हम इसको जज करते हैं। तो ये पॉइंट याद रख लो, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन में काम आएगा कि फैक्ट एंड वैल्यू की बात किसने की थी डिसीजन मेकिंग में, या फिर डिसीजन मेकिंग में 2 एस्पेक्ट्स क्या थे साइमन के अकॉर्डिंग, तो फैक्ट्स एंड वैल्यू। नेक्स्ट, नाउ स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन ने 3 स्टेजेस दी थी, इसके लिए आपके पास ट्रिक हो सकती है IDC, क्योंकि हमें ये ऑर्डर में याद रखनी है। तो साइमन की जो डिसीजन मेकिंग की स्टेजेस है वो क्या है, I, D और C। स्पेशली ये 3 ही स्टेजेस इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी हम समझेंगे 4th स्टेज भी, बट 3 स्टेजेस ही मानी जाती है मेन। इंटेलिजेंस एक्टिविटी, इंटेलिजेंस एक्टिविटी का मतलब क्या, जिसमें आप अपना व्हाट ढूंढते हो, कि हमें डिसीजन लेना क्या है, ठीक है, किसके ऊपर डिसीजन लेना है, आपका बेस क्या है डिसीजन लेने का, तो वो आप इंटेलिजेंस एक्टिविटी में पता लगाते हो, उसको फाइंड करते हो
कि मुझे डिसीजन लेना क्या है, फाइंडिंग ओकेजन्स फॉर मेकिंग अ डिसीजन, कि आपको किस बेसिस पे डिसीजन लेना है, किसके लिए डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, वो आप ढूंढते हो। अब आपने ये पता लगा लिया, फाइंड व्हाट टू फिक्स। अब आपको क्या फिक्स करना है, कौन सी सिचुएशन ऐसी आ गई जो आपको फिक्स करनी है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपने व्हाट ढूंढ लिया। सेकेंड स्टेज में आप आओगे डिज़ाइन एक्टिविटी। डिज़ाइन एक्टिविटी में आप क्या करोगे, इन्वेंटिंग, डेवलपिंग एंड एनालाइजिंग पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब वही मैंने आपको बताया ना, आपको ये पता चल गया अच्छा मेरे को ये सिचुएशन है, ये डिसीजन लेना है। अब आपके पास ये डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं, ए बी सी डी और ई। इनमें से आपको एक चूज करना है, तो आप अपने ऑप्शंस निकाल लोगे, ठीक है। अब आप डिज़ाइन एक्टिविटी में आप क्या करोगे, ऑप्शंस बनाओगे अपने ए बी सी डी जो मैंने बनाया है ना, ये मैंने सेकेंड स्टेज में डिज़ाइन किए कि अच्छा मेरे को ये डिसीजन लेने के 4-5 तरीके हो सकते हैं, मैं ऐसे भी डिसीजन ले सकता हूँ, ये भी डिसीजन ले सकता हूँ, ये भी ये भी ये भी, 5 तरीकों से मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो वो क्या करोगे आप डिज़ाइन एक्टिविटी में उस चीज़ को लगाओगे, इन्वेंट, डेवलप एंड एनालाइज करोगे कि क्या क्या पॉसिबल वे हो सकते हैं इस सिचुएशन को डील करने के लिए। चॉइस एक्टिविटी में चॉइस करोगे, ऑब्वियसली चूज करोगे कि इन 5 में से आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, तो आप कोई भी एक को चूज करोगे तो वो हो गई आपकी चॉइस एक्टिविटी, चूज अ बेस्ट फिक्स, ठीक है, सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। समझ आ गया। फोर्थ स्टेज में इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब आपने जो चूज किया, आपने मान लो बी ऑप्शन चूज किया, राइट, या फिर सी ऑप्शन, मैंने इस पे सी पे लगाया था ना, तो सी ऑप्शन चूज किया, तो अब उसको डिसीजन ले लिया आपने, अब आपके पास एक फाइनल डिसीजन आ चुका है कि आपको सी डिसीजन लेना है। अब वो डिसीजन को आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आपने ये डिसीजन लिया कि मैं टीयर गैस छोड़ूंगा स्ट्राइक रुकवाने के लिए, ये आपका डिसीजन था मान लो, तो अब आप उसको अप्लाई करोगे वहाँ उस जहाँ पे स्ट्राइक हो रही थी, जहाँ पे दंगे फसाद हो रहे थे, वहाँ पे आपने टीयर गैस यूज़ करी। तो जब आपने उस डिसीजन को अप्लाई किया तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो कि फोर्थ स्टेज होती है। लेकिन जो हब्बत साइमन है इन्होंने पहले की 3 स्टेजेस बताई थी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस उन्होंने अपनी बुक में ही ये आगे बताया था। अप्लाई द फिक्स, ठीक है, जो आपने चूज किया है बेस्ट उसको अप्लाई करो एंड देन बैक टू द फर्स्ट स्टेप अगेन। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब आपने डिसीजन हो गया, अब आपके पास और कोई चीज़ आ जाएगी। अब ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है, आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन हो सकता है कि अब आप एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो कहीं ना कहीं नई सिचुएशन रोज आती रहती है, तो फिर जब आपके पास नई सिचुएशन आएगी तो आप फिर से पहले फर्स्ट स्टेप पे जाओगे और फिर से इंटेलिजेंस एक्टिविटी ये सब दोबारा करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 4 एक्टिविटीज़, पर कभी पेपर में आया तो यही 3 एक्टिविटीज़ आती है हमेशा आईडीसी, ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दिया। पर तो अब ये देख लो, यहाँ पे मैं इसमें और अच्छे से टेबल में लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी थी, फिर डिज़ाइन एक्टिविटी, फिर चॉइस एक्टिविटी, चॉइस के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जब आप करोगे अपनी चॉइस को अप्लाई करोगे, जो भी आपने डिसीजन लिया उसको अप्लाई करोगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा। अगर वो डिसीजन जो था आपने लिया उसकी वजह से स्ट्राइक नहीं रुकी, जैसे आपने डिसीजन लिया था कि मेरे को टीयर गैस छोड़नी है, जो भी लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, जो भी लोग वायलेंट हो रहे हैं, ठीक है, अब आपने वो अप्लाई तो किया, लेकिन आउटकम क्या हुआ, अब वो स्ट्राइक फिर भी नहीं रुकी बल्कि दंगे और भड़क गए, ठीक है, स्ट्राइक तो रुकी नहीं बल्कि दंगे और भड़क गए, पब्लिक और गुस्सा हो गई, तो आउटकम जो था आपका फेल हो गया। आपने वो किया था स्ट्राइक रोकने के लिए, पर वो आउटकम फेल हो गया, तो जब फेल हो गया तो आप ये देखो एरो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है वापस फर्स्ट स्टेज पे, तो आप फिर से इंटेलिजेंस स्टेज पे आ जाओगे, ठीक है, फिर से आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जब तक आपका आउटकम जो है, जब तक आपने जो चॉइस लिया है वो अच्छी नहीं हो जाती। तो आउटकम अगर आपका सक्सेसफुल हो गया जो आपने सोचा था और वो दंगे रुक गए फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो आपके पास आएगा रियलिटी ऑफ सिचुएशन, ठीक है, आप रियल लाइफ सिचुएशन को फेस कर पाओगे एंड देन फिर नई सिचुएशन कोई आएगी फिर से आप इस पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस, और ये मॉडल ऑफ वैलिडेशंस भी बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन टेस्टिंग भी बोलते हैं, सक्सेस फेलियर। ये मिस्टर कमलेश कुमार जो लिखा हुआ है ये इग्नोर करो, और ये गुरु केपी, क्योंकि मैंने वहाँ से ये गूगल से इमेज उठाई थी, तो जिसने ये बनाया होगा उसके लिए, बट क्रेडिट गोज टू देम ऑल्सो, सो इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया। चलो नेक्स्ट स्लाइड। सो अब बात करते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। तो इस मॉडल को हम बिहेवियर ऑल्टरनेटिव मॉडल भी बोलते हैं या रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल भी बोल सकते हैं। तो इस मॉडल को उन्होंने क्या बोला था, बिहेवियर ऑल्टरनेटिव मॉडल बोला था। तो ये भी याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो हर्बर्ट साइमन थे वो मानते थे कि जो टोटल रैशनैलिटी है वो पॉसिबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में,
कहीं और नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के टाइम पे टोटल रैशनैलिटी पॉसिबल नहीं है। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि हम कभी भी प्योरली रैशनल नहीं हो सकते, हम पे किसी ना किसी का प्रभाव होता है, किसी ना किसी की बाउंडेशंस होती हैं। कभी हम अपनी वैल्यू से बाउंडेड होते हैं, ठीक है, कभी हम अपने इन्वायरमेंट से बाउंडेड होते हैं, कभी हम अपने किसी कलीग से, ठीक है, या उसका डिसीजन हमें, कभी किसी पर्सन का डिसीजन हम पे प्रभाव डालता है। तो कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें उस टाइम पे वो डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो कोई भी डिसीजन कभी भी स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में टोटली रैशनल नहीं हो सकता, ठीक है, हम पे किसी ना किसी का प्रभाव या बाउंडेशन होती है। तो इसलिए वो बोलते हैं इसको बाउंडेड रैशनैलिटी या फिर लिमिटेड रैशनैलिटी, कि कोई भी बंदा अपनी पूरी रैशनैलिटी का यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो रैशनैलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी के लिए ये डिसीजन जो है, ए डिसीजन, वो बहुत अच्छा हो सकता है, रैशनल हो सकता है। किसी के लिए वही डिसीजन जो है गलत हो सकता है, मान लो बी पर्सन के लिए वही डिसीजन जो है गलत है। देन थ्रू दिस रैशनैलिटी डिसीजन मेकर चूजेज एन ऑल्टरनेटिव विच इज सेटिस्फैक्ट्री और गुड इनफ। तो यही रैशनैलिटी का यूज़ करके जो डिसीजन मेकर होते हैं वो एक ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं, ठीक है। 4-5 ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताए थे, जैसे ए, बी, सी और डी। इन 4 ऑल्टरनेटिव में से आपको कोई एक ऑल्टरनेटिव चूज करना है जो कि सबसे ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग, ये नहीं बोल रही कि सबके लिए, वो ऐसा डिसीजन आप चूज करते हो कि जो आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री होता है और गुड इनफ होता है। और इसी डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, सब ऑप्टिमल डिसीजन। तो ये कीवर्ड जो है सब ऑप्टिमल डिसीजन भी हर्बर्ट साइमन का है, ये भी याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड जहाँ पे डिसीजन आ रहा हो, कोई भी एजर्शन रीजनिंग है या कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी में आपको हमेशा एक नाम याद आना चाहिए, हर्बर्ट साइमन, ठीक है। फिर सेटिस्फाइजिंग डिसीजन। अब ये मैं सोचना है कि जो स्पेलिंग है मैंने गलत लिखी है, कि सेटिस्फाइंग की स्पेलिंग ये नहीं होती। यहाँ पे सेटिस्फाइजिंग डिसीजन मेकिंग जो हर्बर्ट साइमन है उन्होंने 2 वर्ड से मिलकर बनाया, एक तो सेटिस्फाई प्लस सफाइस। सेटिस्फाई का मतलब तो आपको पता ही है कि जो डिसीजन आपको सेटिस्फाई करे, और सफाइस मतलब जिससे आप हैप्पी हो जाओ, वो सेटिस्फैक्शन। देन सफाइस मतलब जो आपके लिए सफिशियंट हो, मतलब उस सिचुएशन में, उस डिसीजन मेकिंग के टाइम पे वो डिसीजन सफिशियंट होना चाहिए, वो होता है सफाइस, ठीक है। देन ह्यूरिस्टिक्स। अब ह्यूरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिवन बाय हर्बर्ट साइमन, जिसके लिए वो बोलते हैं कि आप बाउंडेड रैशनैलिटी के साथ अगर आपको डील करना है, एक तरीके से वो सॉल्यूशन बता रहे हैं कि बाउंडेड रैशनैलिटी के साथ डील करने का इकलौता सॉल्यूशन है कि आप ह्यूरिस्टिक्स की हेल्प लो। ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है, ह्यूरिस्टिक्स का मतलब है एक ऐसा, मतलब मेंटल शॉर्टकट बोल सकते हो आप एक तरीके से, जो आपको हेल्प करे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऐसा मेंटल शॉर्टकट जो आपको हेल्प करे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वो प्रॉब्लम भी आप चाहते हो कि वो सॉल्व हो तो जाए, पर वो बहुत जल्दी सॉल्व हो, क्विकली सॉल्व हो एंड एफिशिएंटली भी हो, मतलब जल्दी भी और अच्छा भी। तो जल्दी का काम तो वैसे शैतान का होता है, पर ये बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा शॉर्टकट लूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि शॉर्टकट का मतलब क्या है, आपको जल्दी काम खत्म करना है, पर जल्दी भी करना है और आपको एफिशिएंटली भी करना है, मतलब पूरे अच्छे से वो काम होना चाहिए, ठीक है, बिना किसी एरर के। तो उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट। सिंपल सा, ह्यूरिस्टिक्स का मतलब आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप कोई भी चीज़ करते हो, ठीक है, मेंटल शॉर्टकट बोल सकते हो, या शॉर्टकट भी नहीं तो फिर आप वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने जो भी चीज़ यूज़ की वो ह्यूरिस्टिक्स होती है। अब ह्यूरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कभी भूलना मत, हर्बर्ट साइमन ने दिया था, जो किसके साथ डील करने के लिए, बाउंडेड रैशनैलिटी के साथ डील करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, बिकॉज दे कांट नो एंड थिंक ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि एज अ पर्सन ना हमें सब कुछ नहीं पता हो सकता, ना हम सब कुछ सोच सकते हैं। वो आपने कोई डिसीजन लेना था, आपने 3 ऑल्टरनेटिव सोचे कि अच्छा ऐसे ऐसे या फिर ऐसे हो सकता है। कोई दूसरा पर्सन था, उसने भी ऑल्टरनेटिव सोचे, पर उसको ABC तो था उसके दिमाग में, पर उसके पास D और E भी ऑप्शन थे, ठीक है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, आप सब कुछ नहीं सोच सकते, ना किसी पर्सन को सब कुछ पता हो सकता है, ये तो कटु सत्य है, ठीक है। Therefore they use heuristics to make hard choice simple। इसलिए वो क्या करते हैं, heuristics का यूज़ करते हैं ताकि अपनी जो मुश्किल समय में जो उनको डिसीजन लेना पड़ता है या उनको जो चॉइस है वो सिंपल हो जाए, इसलिए वो heuristics यूज़ करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखो कि सब बाउंडेड रैशनैलिटी के साथ डील करने के लिए या बाउंडेड रैशनैलिटी को सॉल्व करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट हर्बर्ट साइमन ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ह्यूरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, उसके अलावा हाउ बाउंडेड रैशनैलिटी वर्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये 3 की टर्म्स आप याद रख लो, जहाँ पे भी आपको ये 3 कीवर्ड्स दिखे,
हर्बर्ट साइमन की बात हो रही है, वहाँ वो हर्बर्ट साइमन पे टिक करके आ जाना। लिमिटेड नॉलेज, कॉग्निटिव कैपेसिटी, यहाँ पे कॉग्निटिव लिमिट भी बोल सकते हो आप, प्लस टाइम लिमिट। ये 3 तरीके की लिमिटेशन होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो रैशनैलिटी है वो हमेशा बाउंडेड रहती है। और इन तीनों का यूज़ करके, क्योंकि हमारे पास नॉलेज लिमिटेड है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको सब कुछ नहीं पता हो सकता। कॉग्निटिव लिमिटेड है, मतलब हमारा सोचने की क्षमता, दिमाग, वो भी लिमिटेड है। टाइम भी कम है, टाइम ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पूरी ज़िंदगी है एक डिसीजन लेने के लिए। लिमिटेड टाइम होता है कि अच्छा आपको ये इस टाइम में ये डिसीजन लेना है, ठीक है, तो टाइम भी लिमिटेड है। तो ये 3 लिमिटेशंस होती हैं, तभी हमारी जो रैशनैलिटी है वो बाउंडेड होती है, और फिर उसी बाउंडेड रैशनैलिटी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट, रैशनल मॉडल, बाउंडेड रैशनैलिटी एंड इंट्यूशन में क्या फ़र्क है? तो बाउंडेड रैशनैलिटी जो है, वी ऑफन थिंक द बेस्ट डिसीजन मेकर इज रैशनल। हम रैशनल मॉडल में क्या बोला गया है कि जो डिसीजन मेकर जो है हमेशा ये सोचता है कि मेरा जो डिसीजन है वो पूरी तरीके से रैशनल है एंड कंसिस्टेंट है, वाइल मेकिंग वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइस, क्योंकि वो हमेशा ऐसी चॉइस लेता है जो जिसमें उसकी वैल्यूज जो है वो मैक्सिमाइज हो। दिस फॉलोज अ रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। However, we rely on assumption। तो रैशनल मॉडल के assumption क्या है? प्रॉब्लम को डिफाइन करना, देन डिसीजन क्राइटेरिया लेना, देन उस क्राइटेरिया पे वेट्स को एलोकेट करना कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा दमदार हो सकता है, क्राइटेरिया कौन सा सबसे ज़्यादा दमदार हो सकता है, फिर ऑल्टरनेटिव्स लेना, फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना एंड देन सारी बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। बाउंडेड रैशनैलिटी में क्या होता है? लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, और सारी इन्फॉर्मेशन को, ऑल द इन्फॉर्मेशन को लेना इम्पॉसिबल है, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना इम्पॉसिबल है। तो नाउ वी आर रियलिस्टिक। तो ये तो हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड हो गया। रैशनल मॉडल यानी कि इमेजिनरी, जो पॉसिबल नहीं है। क्या कभी ये पॉसिबल है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाए, आप हर तरीके के डिसीजन में जो ऑल्टरनेटिव्स है वो सब एक जैसा ही ले पाओ? नहीं पॉसिबल ना। लेकिन बाउंडेड रैशनैलिटी जो है एक रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसमें चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, मतलब ये लॉजिकल साउंड करता है। और इंट्यूशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि थर्ड स्टेज में बोलते हैं हम इंट्यूटिव। ये इंट्यूशन हमारा होता है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, हाईली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। तो हमारा इंट्यूशन बोलते हैं ना, मेरे को तो एकदम स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि इस बार यही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, तो वो होता है आपका इंट्यूशन। और वो तभी आता है वो इंट्यूशन जब आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। जैसे कोई बंदा है वो 4-5 साल से एक ही एग्जाम दे रहा है, तो उसके पास नॉलेज हो जाती है इतनी कि हाँ भाई अगले बार ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, तो उसको हम बोलते हैं इंट्यूशन, ठीक है। सो ये था बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। देन हम याद करते हैं हर्बर्ट साइमन की सारी बुक्स। तो प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन PYQ है, याद रखना। प्रोवर्ब्स से तो मैंने आपको याद भी करा दिया था फर्स्ट स्लाइड में ही कि हर्बर्ट मार्च एंड साइमन ने, या फिर सिर्फ साइमन ने, सॉरी, इसको प्रोवर्ब्स बोला था क्लासिकल थ्योरी को। तो प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी कि AB, ठीक है। ABB किसके? अमिताभ बच्चन साइमन को नहीं पसंद करते, साइमन अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं करता, ऐसा मानो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इनकी बुक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में उन्होंने ह्यूरिस्टिक का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसी से रिलेटेड बुक है। साइंसेज ऑफ द आर्टिफिशियल, मॉडल्स ऑफ माई लाइफ, मॉडल ऑफ माई थॉट, मॉडल्स ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगी। प्लस इसका सबटाइटल कभी पूछ सकता है कि मॉडल्स ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी की जगह आपको लिख के दे देगा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी याद रखना कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबटाइटल है इस बुक का, जो कि हर्बर्ट साइमन की है। एंड साइंटिफिक डिस्कवरी भी हर्बर्ट साइमन की है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, साइंटिफिक डिस्कवरी। और ये मॉडल थे, ऐसा मान के चलो कि साइमन जो थे मॉडल थे, तो उन्होंने 2 बुक्स मॉडल्स पे भी लिखी है। एंड साइंस के ऊपर भी 2 बुक, एक साइंटिफिक डिस्कवरी एंड साइंसेज ऑफ द आर्टिफिशियल। कमेंट में ज़रूर से बताना कि कैसा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका, और इससे पहले जो मैंने आपको ट्रिक्स याद कराई थी प्रीवियस लेक्चर्स में वो कैसी लगी। आज के लेक्चर में ज़्यादा ट्रिक्स नहीं थी, कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, पर सारे एक ही के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था कि अगर आपको साइमन का डिसीजन मेकिंग थ्योरी पता है कि साइमन की है डिसीजन मेकिंग थ्योरी, और साइमन का ही बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो सिर्फ ये 2 चीज़ें याद रहेंगी तो सारी बाकी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।